दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे विश्व की स्थिति लगभग 100 से बीसी पूर्व क्या था, उसी के संबंध में आज चर्चा करेंगे। उस समय रोमन गणराज्य भूमध्य सागर क्षेत्रों की सबसे बड़ी शक्ति बन रही थी। रोमन गणराज्य क्या था? रोमन गणराज्य प्राचीन रोम की शासन व्यवस्था थी जो लगभग 5 से 9 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चली। यह वह समय था जब रोम में राजा नहीं बल्कि निर्वाचित अधिकारियों और सीनेट के माध्यम से शासन चलता था। प्रमुख विशेषताएं: स्थापना 5 से 9 ईसा पूर्व में अंतिम रोमन राजा को हटाने के बाद सीनेट प्रभावशाली राजनीतिक संस्था जो नीतियां और सलाह देती थी। कौशल 2 प्रमुख अधिकारी जिन्हें वर्ष के लिए चुना जाता था। रोमन कानून की नींव इसी काल में विकसित हुई। सैन्य शक्ति रोम ने युद्ध के माध्यम से इटली, स्पेन, ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका आदि क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। महत्वपूर्ण घटनाएं: यूनिक युद्ध में कर्थेज को हारकर रोम भूमध्य सागर की प्रमुख शक्ति बना। जूलियस सीजर का उदय हुआ जिसने रोम की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाया। सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व के बाद गृह युद्ध शुरू हुआ। गणराज्य का अंत 27 ईसा पूर्व में एक्टेवियन अगस्तस प्रथम रोमन सम्राट बने और रोमन गणराज्य का संस्था रोमन साम्राज्य ने ले लिया। विक्रम संवत शुरू होने के समय जब विक्रम संवत 1 शुरू हुआ तब रोमन गणराज्य अपने अंतिम चरण में था। उस समय रोमन विश्व की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य शक्तियों में से एक बन चुका था। रोचक तथ्य: विक्रम संवत की शुरुआत के समय रोम में जूलियस सीजर का युग चल रहा था और कुछ दशकों बाद रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। चीन में हान राजवंश का शासन था जो विश्व की शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। हान राजवंश चीन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसमें 2 से 6 ईसा पूर्व से 2 से 20 ईसा पूर्व तक शासन किया। हान राजवंश की प्रमुख विशेषताएं: चीन को एक मजबूत और संगठित साम्राज्य के रूप में विकसित किया। कृषि, व्यापार, विज्ञान और शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई। सिल्क रोड रेशम मार्ग का विकास हुआ जिससे चीन का व्यापार मध्य एशिया, भारत और यूरोप तक फैल गया। कागज के प्रारंभिक रूप का विकास इसी काल में हुआ। कन्फ्यूशस के विचारों को शासन और शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिला। ईसा पूर्व 100 वर्ष के आसपास जब भारत में शुंग वंश और नेपाल में किरात शासकों का प्रभाव था तब चीन में हान राजवंश अपने कर्ष पर था। उस समय चीन विश्व की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यताओं में गिना जाता था। रोचक तथ्य: आज चीन की बहुसंख्यक जातीय आबादी स्वयं को हान चीनी कहती है जिसका नाम इसी हान राजवंश से जुड़ा है। लगभग 90% से अधिक चीनी जनसंख्या हान समुदाय से संबंधित मानी जाती है। सिल्क रोड रेशम राजमार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ रहा था। मिस्र, यूनान, ग्रीस, पार्थियन साम्राज्य आदि महत्वपूर्ण शक्तियां थी। उस समय भारत की स्थिति: मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। सिल्क रोड रेशम मार्ग सिल्क रोड प्राचीन काल का एक विशाल व्यापारिक मार्गों का जाल था जो चीन को मध्य एशिया, भारत, फारस, अरब और यूरोप से जोड़ता था। इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि चीन का रेशम इस मार्गों से दूर दूर तक व्यापार किया जाता था। मार्ग: चीन, मध्य एशिया, फारस, ईरान, मध्य पूर्व, यूरोप। इसकी कई शाखाएं भारत की ओर भी आती थी। क्या क्या व्यापार होता था? रेशम, मसाले, चाय, घोड़े, सोना चांदी, कीमती पत्थर, कपड़े। सांस्कृतिक महत्व: सिल्क रोड केवल व्यापार का मार्ग नहीं था बल्कि इसके माध्यम से धर्मों का प्रचार हुआ, विशेषकर बौद्ध धर्म।
विज्ञान, कला और तकनीक का आदान प्रदान हुआ। विभिन्न सभ्यताओं का बीच संपर्क बढ़ा। नेपाल और भारत से संबंध। भारत से मसाले, कपास और बौद्ध संस्कृति इस मार्ग के माध्यम से अन्य क्षेत्रों तक पहुंची। हिमालयी व्यापार मार्गों के द्वारा नेपाल भी इस व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। संक्षेप में, सिल्क रोड प्राचीन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क मार्ग था, जिसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप की सभ्यता को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत की स्थिति। मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। लगभग 185 बीसी में शुंग वंश और बाद में कण्व वंश का शासन उत्तर भारत में कुछ भागों में था। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। सम्राट अशोक के समय यह अपने चरम पर पहुंचा। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पतन के प्रमुख कारण। कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद आने वाले शासक ने शक्तिशाली नहीं थे। केंद्रीय शासन कमजोर पड़ गया। विशाल साम्राज्य, इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन संभालना कठिन हो गया। दूर दराज के प्रांत स्वतंत्र होने लगे। आर्थिक समस्या। विशाल सेना और प्रशासन पर बहुत खर्च होता था। राजकोष पर दबाव बढ़ा। प्रांतीय विद्रोह। कई क्षेत्रों में स्थानीय शासक स्वतंत्रता की कोशिश की। मौर्य साम्राज्य का अंत। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ईसा पूर्व 100 वर्ष के समय, जब ईसा पूर्व 100 वर्ष का समय था, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उत्तर भारत में शुंग वंश का प्रभाव था। दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति उभर रही थी। उत्तर कई राज्यों में विभाजित था। इस प्रकार ईसा पूर्व 100 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य इतिहास बन चुका था और भारत एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका था। मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। लगभग 185 बीसी में शुंग वंश और बाद में कण्व वंश का शासन उत्तर भारत में कुछ भागों में था। दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति उभर रही थी। बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराएं साथ साथ विकास हो रही थी। भारत की विभिन्न राज्यों और जनपदों में विभाजित था। नेपाल की स्थिति। नेपाल का मतलब काठमांडू उपत्यका और उसके आसपास क्षेत्रों प्रचलित था। नेपाल में किरात वंश का शासन माना जाता है। काठमांडू उपत्यका तथा आसपास के क्षेत्रों में किरात राजा का प्रभाव था। नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। बौद्ध और वैदिक धार्मिक परंपराओं का प्रभाव मौजूद था। संक्षेप में, 100 ईसा से पहले विश्व में रोम और हान चीन प्रमुख शक्तियां थी। भारत में मौर्य साम्राज्य समाप्त हो चुका था और शुंग, कण्व तथा सातवाहन शक्तियां सक्रिय थी। नेपाल में किरात राजाओं का शासन माना जाता है। तो यह संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी मूलक विषय वस्तु आप लोगों को कैसा लगा? कृपया अपना प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो साझा भी कर दें। धन्यवाद।